आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। अभी उसके बाद हम लोग देखेंगे सीटो, सेंटो, वारसा, छोटे देश महाशक्तियों के साथ गठबंधन, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन, ट्रूमैन का सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता के संस्थापक, तटस्थ पृथकतावाद। इसके अलावा नव स्वतंत्र देश, अल्प विकसित देश, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सीटो की। तो सीटो से संबंधित जो क्वेश्चन पूछता रहा है CBSE, बस वो इतना ही पूछता है कि पूरा नाम क्या है और सीटो की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो देखिए, कोई भी फुल फॉर्म जो है आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको समझेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या कि अमेरिका ने जब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की जब स्थापना कर ली, तब उन्होंने सोचा कि एशिया के अंदर जो है वो अपना दबदबा को बढ़ाए। लेकिन एशिया के अंदर भी वो सेंट्रल एशिया के लिए वो अलग से सोच रहे थे और साउथ ईस्ट एशिया के लिए वो अलग से सोच रहे थे। तो ये वही है, यानी कि साउथ ईस्ट, दक्षिणी पूर्वी एशिया ट्रीटी संधि ऑर्गेनाइजेशन संगठन, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई हम बोल सकते हैं संधि संगठन। तो ये दक्षिणी पूर्वी का जो एशिया के जो दक्षिण पूर्वी के जो देश थे, 8 देश लगभग जो है उनके साथ मिला करके उन्होंने क्या किया था, ये एक ट्रीटी किया था 1954 के अंदर इन्होंने ये ट्रीटी किया था। और 1954 में ही जो है वो सीटो की स्थापना उन्होंने कर दी थी। इसके बाद एक और उन्होंने संधि किया जो सेंट्रल एशिया के लिए था, यानी कि जो सेंट्रल एशिया के देश हैं लगभग 5 देश उसके सदस्य बने। तो ये था सेंटो। आप देखेंगे CEN, सेन मतलब सेंट्रल, केंद्रीय, ये तीनों को मिलाकर के एक साथ बोलना है। T फॉर ट्रीटी संधि, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन संगठन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय संधि संगठन। इसकी स्थापना जो है वो 1955 के अंदर की गई। तो इसका भी स्थापना अमेरिका ने ही किया, 5 देश इसके अंदर थे और इसकी भी स्थापना जो है वो अमेरिका के द्वारा ही किया जाता है। ऊपर ज़्यादा हो गया, दिखेगा नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमेरिका। और इसके अंदर जो है वो लगभग 8 देश है, 8 देश इसका शामिल थे। तो ये सीटो और सेंटो के नाम से 2 संगठन बनाए गए। इनका भी मेन उद्देश्य ही था अपने सैनिक प्रभाव को बनाना। अपने ये भी एक दोनों जो था वो सैनिक गठबंधन ही था। होता क्या था कि इन 8 देशों के सैनिकों के साथ मिला करके एक संधि कर लेते थे कि भाई हम लोग जो हम भी लड़ाई करेंगे तो 8 के सैनिक मिल करके ही उस पर हमला करेंगे। और इस तरह से जो है इन्होंने अपना फैलाव करना शुरू कर दिया। जैसे ही सीटो और सेंटो हो गया तो इसके बाद से सोवियत संघ को भी जो है ये लगा कि अमेरिका जो है वो अपना सैनिक गठबंधन बनाया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, हमें भी एक करना चाहिए। और इसीलिए पोलैंड की राजधानी, यानी कि सोवियत संघ ने पोलैंड की राजधानी है वारसा। वारसा के अंदर एक संधि किया जिसको हम लोग बोलते हैं वारसा संधि। ये संधि भी मान लेते हैं एक नाटो की तरह ही एक सैनिक संधि था, सैनिक संगठन था, जिसके अंदर लगभग ऐसा कहा जाता है कि 15 देश जो है वो शामिल थे। कई जगह पे 5 देशों का भी जिक्र आता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो यूरोप है, यूरोप के अंदर नाटो का सामना करना। देखेंगे तो इसकी स्थापना होती है 1955 में, आई थिंक 14 मई की को इसकी स्थापना होती है। 15 मई 1955 को जो है इसकी स्थापना हो जाती है। और 1991 25 फरवरी के आसपास, 25 फरवरी 1991 को
ये खत्म हो जाता है। यानी कि वार्सा संधि जो है, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 में, जिसके बारे में हम लोग अगले ही वीडियो यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो 1955 14 मई को इसकी स्थापना होती है वार्सा संधि इसका, और 15 फरवरी 1991 को जो है वार्सा संधि का जो है अंत हो जाता है। इसके अंदर लगभग 15 देश थे। यूरोप में नाटो का सामना करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और इसका नेतृत्व जो कर रहा है वो कर रहा है सोवियत संघ। सोवियत संघ इसका नेतृत्व कर रहा है। इसका डिटेल वीडियो भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसका डिटेल वीडियो भी जो है आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इतना जान लेना जरूरी है क्योंकि हम संक्षिप्त में पूरे टॉपिक को चर्चा कर रहे हैं। तो पोलैंड की राजधानी वार्सा के अंदर जो है 14 मई 1955 में एक संधि हुआ, जिसको हम लोग वार्सा संधि के नाम से जानते हैं। 15 देश इसके अंदर शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप के अंदर नाटो का सामना करना। सोवियत संघ इसका नेतृत्व कर रहा है। 25 फरवरी 1991 में जो है इस संधि का जो है वो अंत हो गया, खत्म हो गया। मॉस्को के अंदर जो है इसके वो हेडक्वार्टर यानी कि इसके मुख्यालय की बात करें तो मॉस्को के अंदर बनाया गया। सोवियत संघ का राजधानी मॉस्को, वहाँ पर जो है इसका मुख्यालय था। अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करें तो अगला 2 टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये CBSE के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसी को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इनको आप नोट कर लीजिएगा, चाहे वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में हो, क्वेश्चन आते ही हैं इस पार्ट से जो मैं आपको बताया जा रहा हूँ। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ और छोटे देश महाशक्तियों के साथ गठबंधन क्यों बनाते हैं, ये डिटेल वीडियो हमारे टॉपिक में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप डिटेल वीडियो पढ़ ले। बस यहाँ पे हमें इतना जानना है कि छोटे देश जो होते हैं वो सैनिक मदद लेने के लिए, आर्थिक मदद लेने के लिए जो है, और प्रतिद्वंदियों से सुरक्षा का वादा लेने के लिए जो है वो छोटे महाशक्तियों के साथ गठबंधन बनाते थे, ताकि उनसे आर्थिक मदद ले सके, उनसे सैनिक मदद ले सके, और उनके जो पड़ोसी थे जो उनको तंग करते थे, उनके जो प्रतिद्वंदी थे, उनसे उनको सुरक्षा का वादा मिल सके। महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन इसलिए बनाती थी ताकि महाशक्तियों को मुख्यतः संसाधन मिल सके। मुख्य संसाधन तेल खनिज इत्यादि जो है वो छोटे देशों से महाशक्तियों को मिलता था, इसलिए वो छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाते थे। दूसरा जो था वो अपनी विचारधारा का फैलाना चाहते थे, यानी कि उनके विचारधाराओं का फैलाव हो सके, इसलिए भी वो छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाते थे। तीसरा, उनको अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो आर्थिक मदद मिल जाती थी। चौथा जो है वो भू संसाधन यानी कि भू ठिकाना उनको मिलता था, और सैनिक अड्डा बनाने के लिए जमीन वगैरह उपलब्ध करवाई जाती थी। तो ये 5 कारण हैं जिसके कारण महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन करती थी। अगला है हमारा ट्रूमैन का सिद्धांत। ट्रूमैन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, और उन्होंने एक पॉलिसी बनाया कि साम्यवादियों को कैसे रोका जाए। तो साम्यवादियों को रोकने के लिए जो पॉलिसी बनाई गई थी, यानी कि जो विचारधारा बनाया गया था, उसी को ट्रूमैन का सिद्धांत कहा जाता है। ऐसा कुछ है नहीं, आप ये कह सकते हैं कि साम्यवादियों को रोकने का जो व्यवस्था था, या साम्यवादियों को का फैलाव को रोकने का, साम्यवादियों के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन के द्वारा जो सिद्धांत बनाया गया था, उसी को ट्रूमैन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम जो था हैरी एस ट्रूमैन था, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति 1949 के समय में ये अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। अगला है गुट निरपेक्षता, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लास्ट के पीछे हम लोगों ने इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा किया था कि गुट निरपेक्ष क्या है, इनके संस्थापक क्या है। तो आइए बात कर लेते हैं। गुट निरपेक्ष वर्ड फिर से आपको पकड़ना है। गुट निरपेक्षता तो विशेषता, देखिए गुट का मतलब होता है समूह, समूह। और आपको मालूम है कि सोवियत संघ के दौरान 2 समूह बना हुआ था, शीत युद्ध के दौरान 2 समूह बना हुआ था। एक को हम बोलते थे USA और एक को हम बोलते थे USSR, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ, ये 2 समूह बना हुआ था, 2 गुट बना हुआ था। निरपेक्ष का मतलब होता है अलग अलग रहना। गुट निरपेक्ष किसी भी एक गुट को न मानने की जो पॉलिसी थी, यानी कि न तो मैं इस गुट को मानूंगा और न ही मैं इस गुट को मानूंगा, हम इन दोनों में से किसी भी गुट का समर्थन नहीं करेंगे, हम दोनों ही गुट से अलग रह करके अपने आर्थिक और राजनीतिक विकास करेंगे। तो वह नीति
जो दोनों ही गुटों से अलग रह करके अपनी आर्थिक और राजनीतिक विकास करने की बात करता था, उन्हीं को हम बोलते थे गुट निरपेक्ष, गुट से अलग रहने की नीति। तो हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन वह आंदोलन था जो दोनों ही महाशक्तियों वाले समूह से अलग रह करके अपने आर्थिक और राजनीतिक विकास करने की बात करता था। इसकी स्थापना को लेकर के अगर हम बात करें तो 1 मिनट में हम चर्चा कर लेते हैं। 1955 आपको मालूम ही है, बांगडुंग के अंदर जो है एक बैठक हुई थी। ऐसा 2 तरह के क्वेश्चन आता है। सीबीएसई ये पूछता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक कब हुई, तो आप बताएंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक जो है वो 1955 बांगडुंग में हुई थी। और अगर ये पूछते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ, तो 1961 में हुआ था पहला सम्मेलन बेलग्रेड के अंदर। आधिकारिक रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो घोषणा की गई थी वो 1961 में ही की गई थी। 1961 के अंदर जब पहला सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन जब हुआ था बेलग्रेड में, तो यहां पर इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी। लेकिन पहली बैठक की अगर हम बात करें, बैठक की, तो ये 1955 में बांगडुंग में हो गई थी। बांगडुंग में इसकी पहली जो है वो बैठक हो गई थी। इनके संस्थापक नेता, जो हमारा अगला ही टॉपिक है, तो इनके संस्थापक नेता की अगर हम चर्चा करें तो 5 इनके संस्थापक नेता कहलाते हैं और 5 ही कंट्री थे जो मिल करके, पहला बैठक में तो 3 थे। भारत से थे जवाहरलाल नेहरू, भारत से जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से अगर हम कहें तो गमाल अब्दुल नासिर, युगोस्लाविया से जो है वो जोसेफ ब्रोज टीटो, इसके अलावा घाना से अगर हम बात करें तो घाना से वामे नक्रुमा, और इंडोनेशिया से अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया से सुकर्णो। तो ये 5 हमारे संस्थापक नेता हुए। इनके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की है एक वीडियो के अंदर। इनकी पूरी विशेषता हम लोगों ने किया है कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे, इनका क्या क्या कहाँ इनका फैलाव था, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इनका योगदान कहाँ पे रहा है। वैसे सुकर्णो और बाकी नेताओं के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगा। अगला जो है वो बात करते हैं तटस्थता और पृथकता। देखिए फिर से यहाँ पर हम बात करेंगे उनके बारे में, तटस्थता और पृथकता के बारे में। तो तटस्थ वर्ड से ही हमें मालूम चल रहा है। आप देखेंगे तो तटस्थ का मतलब क्या होता है। देखिए तटस्थता, तटस्थ रहना, हिलना डुलना नहीं, यानी कि युद्ध में शामिल न होने की जो नीति होती है, युद्ध में शामिल न होने की जो नीति होती है, उसी नीति को हम लोग क्या बोलते हैं, तटस्थता की नीति। बस सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। अगर कोई पूछ दे, सीबीएसई भी बार बार पूछता है तटस्थता का क्या अर्थ होता है, और इसको बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है कि क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन तटस्थता और पृथकता के धर्म को निभाता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की पिछले वीडियो में। तो हम इसको इसकी सहारा लेकर के, इसके डेफिनेशन के सहारा लेकर के हम कह सकते हैं। तो तटस्थता का अर्थ होता है युद्ध में शामिल न होने की नीति। जबकि अगर पृथकता की हम बात करें, पृथकतावाद, वाद जहां भी लग जाए समझना वो एक विचारधारा है। तो पृथक का मतलब होता है अलग रहने की, अलग रहने की जो नीति है, यानी कि पूरे विश्व फलक से अपने आप को काट लेना। भैया हमें, यानी कि ए को इनसे कोई लेना देना नहीं है, अपना नीति खुद बनाएंगे और हम पूरे ही विश्व से अलग रह करके अपना विकास करेंगे। तो ऐसी नीति जो अपने आप को विश्व से अलग रख करके मतलब बात करता है, यानी कि विश्व से अपने आप को अलग रख करके आर्थिक और राजनीतिक विकास करने की जो रणनीति होती है, जिसके अंदर विश्व में कुछ भी हो रहा है उससे इन देशों को कोई लेना देना नहीं होता, इन्हीं को बोलते हैं पृथकतावाद। विश्व से अलग रह करके, पृथक रह करके अपना विकास करना। आइए 2 टॉपिक और रह गया है, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और हमारा रह गया 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और अंकटाड। 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में अगर चर्चा करें तो ये एलडीसी कंट्रीज, एलडीसी 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, 2013 के अंदर। एलडीसी का पूरा नाम बताएं। एलडीसी है, ये लोअर डिविजनल क्लर्क की बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पे बात हो रहा है एलडीसी, लो अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देश, लो डेवलपमेंट कंट्री, यानी कि
लो डेवलपमेंट कंट्री, अल्प विकसित देशों के लिए आर्थिक और विकास करने की जो रणनीति बनाई गई, यानी कि ये 1970 के बाद की घटना है, जब जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था वो सिर्फ मध्यस्थता की भूमिका में ना आकर के वो अपना आर्थिक और राजनीतिक विकास करने के लिए जो है वो विश्व के अंदर अपनी आवाज़ों को बुलंद करने लग गया था। और जितने भी नवस्वतंत्र देश थे जो नाटो के साथ थे, उन सभी ने अपनी बातों को उठाना शुरू कर दिया था। तो उसी दौरान में जो है वो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म होता है, ये अल्प विकसित देशों की आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए। और इन्हीं के विकास की रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए एक सम्मेलन, यानी कि अंकटाड नाम का एक सम्मेलन हुआ था 1972 में। इसको यहीं से समझ लेते हैं। 1972 में अंकटाड, देखो यूएन संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। सी फॉर कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन किस लिए हो रहा है? क्योंकि अल्प विकसित देशों के व्यापार को बढ़ाने के लिए, अल्प विकसित देशों के व्यापार को विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए ही होगा। तो यहां पे ट्रेड, व्यापार, एंड डी फॉर डेवलपमेंट, विकास, ठीक है। इसको देखें तो यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस कराया, किस लिए, किस टॉपिक पे? तो ट्रेड को डेवलप करने के लिए, ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन ने कॉन्फ्रेंस कराया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस कराया ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर एक रिपोर्ट पेश किया गया, क्योंकि ये ट्रेड के विकास के लिए था, तो इसीलिए रिपोर्ट का नाम था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। टुवर्ड्स यानी कि आगे जो हम लोग एक नई ट्रेड पॉलिसी बनाने वाले हैं विकास के लिए। तो टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के लिए एक नई पॉलिसी की जरूरत है। किसके डेवलपमेंट के लिए? तो अल्प विकसित देशों की व्यापार को बढ़ाने के लिए, अल्प विकसित देशों की व्यापार को आगे उन्नत करने के लिए। और इसमें मुख्यतः 4 बातें कही गई थी। पहले क्या होता था कि जो विकसित देश है वो अल्प विकसित देशों के जो बाजार है वहां से अपने संसाधनों को लेते थे और उनके संसाधनों का दोहन करते थे। तो यहाँ पे कहा गया, इस रिपोर्ट के अंदर कही गई कि विकसित देश जो है अल्प विकसित देशों के जो संसाधन है उसका दोहन नहीं करेंगे। दूसरा, कम दर पर, यानी कि बहुत सस्ते दर पर जो है वो विकसित देश अल्प विकसित देशों को संसाधन तकनीक उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर सके। तीसरा कहा गया कि जो अल्प विकसित देश है जो वस्तुओं को बनाएंगे वो विकसित बाजार उसको अपनाएं, विकसित बाजार जो है उसको खरीदे। और चौथी बात इसमें कही गई कि अगर ऐसा होता है तो एमनेस्टी, जो IMF है और जो विश्व बैंक है, इसके अंदर जो है अल्प विकसित देशों की भागीदारी बढ़ेगी। तो ये 4 बातें उसमें कही गई थी, जिसके आगे चल करके 1980 के दशक में जो है विकसित देशों ने इसका विरोध किया और अंततः जो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है वो खत्म हो गया। तो आज की वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है, डरने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रश्न आपका है आप पूछिए, बेझिझक पूछिए। अभ्यास के प्रश्न अगर आपको कोई दिक्कत कर रहा है तो वो पूछिए। आज हम लोग जो 20 टॉपिक, 20 का दम हम कह सकते हैं, 20 टॉपिक जो हम लोगों ने शीत युद्ध के दौर में से पूरा निकाल करके लाए हैं, एक पहला चैप्टर में से जो निकाल करके लाए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो इसीलिए आप सभी इन वीडियोस को देखें, डिटेल्स वीडियो को देखें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हम तक मैसेज पहुंचाएं, किसी भी माध्यम से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप चाहें तो कमेंट करके आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए, क्योंकि आपको फ़ायदा मिल रहा है और हम चाहते हैं कि आप के दोस्त जो हैं, जो लॉकडाउन के कारण घर में फंसे हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैलाएं, और ताकि जो है आपके दोस्त वगैरह भी इसको देख सके। हमारा दूसरा कोई ध्येय नहीं है, बस हमारा एक ही ध्येय है कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।